अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्रेस कॉर्नर के साथ फहद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में आग से मुतासरा गारमेंट्स फैक्ट्री में अब भी मुतअद्दिद अफराद मौजूद। मदद के लिए आवाजें, कई अफराद ने जान बचाने के लिए छलांगे लगा दी। जाबाक अफराद की तादाद 70 हो गई। गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस से 40 से ज़ायद फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। आग पर काबू पाने के लिए मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। सानहे पर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने यौम शोक का ऐलान कर दिया। लाहौर में जूतों की फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 25 अफराद जाबाहक हो गए। 20 अफराद की लाशें वरसा के हवाले कर दी गईं। एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। माओ की पुकार से हर आंख अश्कबार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही। आज भी खातून समेत 3 अफराद जाबाहक हो गए। कोट मिठन में सैलाब मुतासिरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। नसीराबाद में भी सैकड़ों अफराद 3 दिन से मदद के मुंतज़िर। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला टूटने की पेशगोई कर दी। आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान। लीबिया के शहर बिन गाजी में मुसल्लह अफराद ने अमरीकी कौंसलेट को आग लगा दी। दस्ती बमों से हमला, एक अमरीकी अहलकार हलाक। मुश्तल अफराद इस्लाम के खिलाफ मुबैना फिल्म पर एहतजाज कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करोड़ों रुपए की करप्शन बेनकाब करने पर बोर्ड इंतजामिया रॉयल न्यूज की टीम पर बरहम। अपने ऑफिस में दाखिला बंद कर दिया। क्रिकेट बोर्ड के करप्ट हुकाम की सीना जोरी पर सहाफियों का एहतजाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। प्रेस कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी पे चलती हैं। पाकिस्तान बना तो 2 कौमी नज़रिया जो है उसकी तहरीक था। भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई तो रोटी कपड़ा मकान और इस तरह के कुछ नज़रियात और नारे भी थे। और देखना यह है कि तहरीक इंसाफ जो पार्टी है उसका आइडियोलॉजी क्या है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जितने भी कायदीन हैं और इमरान खान बिलखुसूस जो हैं, उनका दावा है कि किसी भी तरह की कोई भी मुक़्तदर कुव्वत उन्हें सपोर्ट नहीं करती। इस पर भी आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में ICI बनती है तो मुक़्तदर कुव्वतें सपोर्ट करती हैं। बीबी साहब एग्जाइल पे जाती हैं तो मुक़्तदर कुव्वतें सपोर्ट करती हैं। नवाज शरीफ साहब डील करके जाते हैं तो मुक़्तदर कुव्वतें सपोर्ट करती हैं। तो ऐसी कौन सी तब्दीली है जिसमें मुक़्तदर कुव्वतों ने PTI की हैयत और उसकी साख्त को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया? इस पर भी आज बात करेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से वर्किंग ग्रुप एक UNO की जानिब से पाकिस्तान आ चुका है। और तहरीक इंसाफ अब तक मिसिंग पर्सनस के हवाले से खामोश क्यों है? फ़कत आमना जंजुआ के कैंप में जाकर मिसिंग पर्सनस का जो मामला है वो तो हल नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें इससे बढ़कर करने वाली थी। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि बलूचिस्तान इशू पर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई खातिर खा ऐसा एजेंडा या ऐसी पॉलिसी वज़े नहीं की गई कि जिस पर बात की जा सके और जिससे ये कहा जा सके कि ये चीज़ें काबिल सताइश हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सलोनी बुखारी साहिबा ने। आप रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बुखारी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि पार्टीज़ हों, अक़वाम हों, अफराद हों, कुनबे हों, कोई ना कोई आइडियोलॉजी उनके पास ज़रूर होती है जो मुत्तहिद रखती है चीज़ों को। तो तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी आपको क्या नज़र आती है? क्या आइडियोलॉजी है? देखिए जी, तहरीक इंसाफ 16 साल पहले जिस वक़्त हमारी जमात बनी थी जी। तो हमारा तो बहुत क्लियर एक जहन था इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ का बहुत फुकदान है। ठीक है। और इंसाफ के ऊपर ही हमारी बेस की थी हमने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी। ठीक है। और हम बड़े फ़ख्र से ये बात अब इस वक्त कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पहली जमात थी जिसने इंसाफ की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की। ठीक। उस वक्त तक कभी किसी के जहन में ये बात नहीं आई थी कि अकाउंटेबिलिटी का भी एक प्रोसीजर कोई होना चाहिए। ठीक है। जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। ठीक। कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी मकसद ना इस तरफ सोचा, ना ध्यान दिया, और जो होता रहा वो होता रहा। कोई पूछने वाला नहीं था। जो आज देखें आप, इतने सालों के बाद हम वहाँ आके खड़े हो गए। मैं ये समझती हूँ कि हमारे तहरीक इंसाफ जो है वो 16 साल पहले जो हमने समझ लिया था
कि ये हुक्मरान जो हैं ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे, वो मेरा ख्याल में खान साहब की दूरअंदेशी थी जो उस वक्त उनको उस वक्त। अच्छा बुखारी साहब, दूरअंदेशी में आपने बहुत सारी जगहों पे मुशर्रफ साहब की हवारी ले ली है, आप यहाँ तक कि अमीर मुकाम साहब के साथ भी इल्हाक होने वाला था, वो तो पता नहीं क्या वजह बनी कि वो नून लीग में चले गए, और मारवी मेमन साहिबा उन्होंने भी बाद में पार्टी को पीटीआई को छोड़ दिया और कहा कि बाज़ाब्ता उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था, बड़े सख्त उन्होंने अल्फाज यूज़ किए। तो इंसाफ की अगर बुनियाद थी तो वो सारा स्ट्रक्चर जिन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया था और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ भी किया था और आइन तोड़ने में शरीक भी रहे थे, उनको पार्टी में शामिल करना क्या वो मुनसिफाना इकदाम था? देखें, पार्टी में शरीक तभी आप होते हैं जब आपकी सोच के अंदर तब्दीली आती है। असल में तो सोच की तब्दीली है ना जो आपको चेंज करती है, आपके व्यूज चेंज करती है और आपको किसी चीज़ के ऊपर मजबूर करती है कि आप अपनी लाइन चेंज करें। ठीक है। जहाँ तक मारवी मेमन साहिबा का ताल्लुक है, वो बहुत मारूफ पॉलिटिशियन भी हैं और बड़ी दबंग किस्म की खातून है। वो आ जाती तो बहुत ही अच्छा होता पार्टी के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा और फिर जो भी कोई मसलहत हुई वो ना आई। तो ये तो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। पार्टी अपनी जगह पे खड़ी होती है, पार्टी जो है उसका लाया अमल वही रहता है, उसकी सोच वही रहती है। जो लोग आते हैं पार्टी में या छोड़ के चले जाते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, कभी ठीक हो गई, कभी गलत हो गई, कभी किसी और की तरफ रुझान चला गया। कोई लोग कंसिस्टेंट होते हैं, वो एक ही पार्टी में रहते हैं, उसी को टोक करते हैं लाइन। नहीं, अच्छा बुखारी साहब, एक बात इधर और थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि फ़र्ज़ कीजिए और भी कुछ लोग जो हैं वो मुशर्रफ की हवारियाँ वो आपकी पार्टी में आते हैं, तो वो आपका ख्याल है कि कोई तब्दीली की सोच लेके आ रहे हैं और उनका जहन और अज़हानो कलूब जो है वो तब्दील हो चुके हैं कुछ इस तरह की बात? अगर नहीं तब्दील हुए तो वो इस मकसद जो सिस्टम जो हमारी पार्टी लेकर आ रही है वो सिस्टम उनको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। वो कैसे? तो नेचुरली जिस वक्त आपकी पार्टी जब आप हुकूमत में आते हैं और आप अपना एक जो अपना प्रोग्राम जो है उसको जिस वक्त आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो लोग नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा नहीं रहते। ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसका तो हमारे मकसद है, मेरे जहन में ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पे असर करे। लेकिन लोग आते हैं, मैं ये भी यहाँ कहूँगी कि बहुत बात होती है कि नए लोग आ गए, पुराने लोगों का क्या बना। ये वो जितने पुराने थे वो सब बहुत अच्छे नहीं थे, जो नए आए हैं वो बुरे सारे नहीं हैं। ठीक। अच्छा, खान साहब ने एक जगह कहा था कि मैं फरिश्ते कहाँ से ले आऊँ, जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो वहीं से। इसका ये मतलब है कि एक ख़ास नज़रिया जो है वो नई क़यादत नए लोग पैदा ही नहीं कर सकता, वो पुराने लोग हमें लाना पड़ेंगे सारे के सारे? नहीं, ये बात नहीं है। बिल्कुल नए लोग और पुराने लोग की, नए और पुराने की बात ही नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह हमारे मुल्क ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जिस तरह चलता रहा, उसके अंदर इतना मकसद उतार चढ़ाव था और इस कदर अजीब सिलसिला चलता रहा कि कई लोग जो है ना वो कईयों को जल्दी समझ आ जाती है, कईयों को लेट समझ आ जाती है। अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि मारवी मेमन साहब को जल्दी समझ आ गई? नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, मेरा मतलब पार्टी को ज्वाइन करने की बात है। अच्छा, पार्टी के साथ चलने की बात है। ठीक। मैं वो उसकी बात कर रही हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ जो हमारे साथ हैं इस वक्त, जो अब ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, आप देखें बड़ी ये एक हिस्ट्री मेरे ख्याल में हमारी पार्टी ने बनाई है कि छोटी सी पार्टी एकदम इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि अब वो कंसिडर की जाती है वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी। हम हुकूमत में नहीं है लेकिन बेसिकली वी आर द लार्जेस्ट ऑपोजिशन इन पाकिस्तान। अच्छा मैडम, ये भी बुखारी साहब फरमाइएगा कि इमरान खान साहब कहते हैं 6 महीने से वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी में इलेक्शन करवाऊंगा, वो तो पार्टी में इलेक्शन अभी तक हुए नहीं, तो मुल्क संभालने की बातें तो अभी बड़ी दूर की हैं। देखें जी, पार्टी में इलेक्शन जो है वो तो हमारा मकसद है, बिल्कुल खान साहब का सही फैसला और ज़रूर होगी। बात ये कि हमारा जो मेंबरशिप है वो तकरीबन 1 करोड़ को टच कर गई है। ठीक है। अब वो सारी लिस्टें बननी, उनके ऊपर सारा मकसद है वो पंजाब में लिस्टें डिस्प्ले होंगी, पख्तूनख्वा में, सब प्रोविंसेस में। ठीक है। तो वो एक प्रोसेस इन इटसेल्फ इतना लंबा प्रोसेस है कि वो हमें टू बी ऑनेस्ट विद यू उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मेंबरशिप हो जाएगी हमारी के हाथों से हमारे जो है ना ये संभलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इलेक्शन ज़रूर होगी। अच्छा, आप कह रही हैं कि अभी इलेक्शन पार्टी में नहीं हुए, अभी लिस्टें बननी है दिस एंड दैट। अब देखिए 2013 फरवरी में अगर जनरल इलेक्शन आ जाता है तो अभी आपके पार्टी का इलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इलेक्शन की तैयारी कब करेंगे? नहीं, वो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो एक्सपेक्टेड टाइम था उस पर नहीं हुई, लेकिन अनकरीब ये अक्टूबर में इंशाल्लाह जो है ना
ये सितंबर में ही शुरू हो जाएगी, पख्तूनख्वा की शुरू हो जाएंगी। अच्छा। फिर उसके बाद पंजाब की हो जाएंगी, ये फिर एकदम से ना। अच्छा, आप बुखारी साहब रूरल एरियाज में जाएं तो वहाँ एक बड़ी अजीबोगरीब बात सुनने को मिलती है। 8-10 धड़े जो हैं वो फ़र्ज करें पीटीआई के थे, तो उन्हें आपस में जब इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है तो बहुत सारे धड़े जो हैं वो छोड़ जाते हैं पीटीआई को। तो आप देखें, आप 171 सीटें नहीं लेंगे तो आप अपोजिशन में बैठ जाएंगे, अपोजिशन में बैठेंगे तो पॉलिसी चेंज नहीं कर सकेंगे। सेनेट में भी जो है आपको पता है अक्सरियत पीपल्स पार्टी की है, तो फिर ये मामला कैसे, इसका मैं जवाब आपसे लेता हूँ। पहले एक लाइव कॉलर भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, जमशेद इकबाल बोल रहा हूँ गुजरावाला से जनाब। जी जमशेद साहब, क्या सवाल करेंगे? जी मैं ये सवाल करना चाहूँगा, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले बात है तो मैं मोहतरमा सलोनी बुखारी साहबा की जो बात को ये तारीफ करूंगा। ये जो कह रही थी ना कि जो बंदा आता है हमारी पार्टी में उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाता है और वो हमारा हम नवाब बन जाता है। जी जी। उसकी मिसाल गुजरावाला में हुई कि इन्होंने शायद अकरम मिंटर को लिया, जी जी, तो बेटे को सिटी सदर बनाया और वो अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग में चला गया। समझ उनको इनकी आ गई है कि ये है क्या। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब सवाल क्या करना चाहेंगे, सवाल कीजिए। हाँ, ये सवाल ये करना चाहूंगा कि एक जो टोयोटा करोला की जो हो दरवाजे हों, जी जी, मेहरान की डिग्गी हो, अच्छा, टायर साइकिल के हो, ठीक है, ठीक है, रिंग पिस्टन जो ट्रैक्टर का हो, कभी ऐसी गाड़ी भी चल सकती है। अच्छा, ऐसी गाड़ी कहाँ नजर आई है आपको? ये सारी तहरीक इंसाफ वाली ऐसी गाड़ी है। तो आपने जो अमीर मुकाम को ले लिया उधर से नून लीग वालों ने वो देखे, वो अमीर मुकाम को ले लिया, वो तो एक पार्ट थे ना बिखरे हुए मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वजह से, मुशर्रफ के दबाव की वजह से एक बंदे के बंदूक के जोर पे उसको मुंतशिर किया था। जी जमशेद, आपके आइडियोलॉजी मुझे समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका सवाल तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। जी प्लीज। देखें, बात ये कि ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूं। मैंने जो बात की थी ना कि लोगों को समझ आती है, मैं बात करी थी उन लोगों की जो हुकूमत के साथ चलते रहे हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, कि उनको समझ आई है अब कि वो गलत अपना जो है पॉलिसीज को बैक कर रहे थे उनके जो लीडर्स थे, और वो अब देर से समझ आई और उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं ये बात नहीं करी थी कि हमारी पार्टी में जो लोग हैं, अच्छा इनका जो ये बात थी कि वो छोड़ के चले गए, शायद अकरम मिंटर साहब। देखिए, बात ये है कि इस वक्त अगर कोई छोड़ के हमारी पार्टी जाएगा तो आप सोचें कि वो किस तरफ जाएगा और क्यों जाएगा। अच्छा। उसको कोई बहुत अच्छी चीज ऑफर की जाएगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही हो। ठीक है, मैं यहाँ ये बात करूंगी कि हमारे लोगों की सोच तब्दील हो गई है और होती जा रही है। ये जो शॉर्ट टर्म गेन्स है ना, जिसके ऊपर इन्होंने इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स दोनों पार्टीज ने ये सारा हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम था ना, इसको इन्फेक्ट कर दिया था। अच्छा, इसको उन्होंने जो है एक मकसद है लोगों की सोच बदल दी थी। आप यकीन करें, एक ज़माना वो था कि जब इलेक्शंस में वोट लेने जाते थे तो वो कहते थे जी बीबी तुसा खाली हाथ आयो, कोई आटे दा थैला, कोई घ्यो दा डब्बा। ये सोच थी। इन्होंने बार्गेनिंग कर करके लोगों के साथ अपनी इन्होंने जो है ना हुकूमतें बनाई। ठीक है, आज वो सोच तब्दील हो गई है। ठीक, जो लोग इस वक्त पार्टी छोड़ के कहीं अगर जाते हैं तो किसी गेन के पीछे जाएंगे। ये जो गेनिंग पावर होती है ना, कि आप सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान फर्स्ट जो है ना, वो सोच होनी चाहिए हमारे लोगों की। जिनकी ये सोच होगी वो जरूर देखेंगे कि आने वाले लोग जो हैं, नए लोग जो हैं, उनको जो है गुंजाइश मिले। जो पुराने हैं, जो देखे हुए हैं, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, कितनी दफा इनको हुकूमत देंगे? अच्छा, कितनी दफा आप इनको आजमाएंगे? अगर देखें वो छोड़ के चले गए, नून लीग में चले गए, ठीक है, उन्होंने उनको दोबारा से आजमाना, जरूर आजमाए। आजमाए को कितनी दफा आप आजमाएंगे? ठीक। अच्छा, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आपकी पार्टी का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, बिल्कुल खामोश हैं, क्या वजूहत है? जब आप लोग खामोश हो जाते हैं तो कहते हैं कि किसी ने इशारा कर दिया। जब आप लोग बोलते हैं और जुमे के जुमे धरने देते हैं ड्रोन हमलों पे, तो फिर कहा जाता है कि आपकी तरफ कोई इशारा हो गया। मारवी मेमन साहब भी यही कहती थी। तो क्या वजूहत क्या? नहीं, मिसिंग पर्सन्स के ऊपर बिल्कुल ऐसी कोई खामोशी नहीं हुई। वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल उसके ऊपर बात होती है, और ये तो अपना बिकॉज कोर्ट को भी इस चीज़ का देखिए ना। बुखारी साहब, देखिए कि आपने जुडिशरी को आज़ाद करवाने के लिए सब ने मिलकर एक मूवमेंट चलाई। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि मिसिंग पर्सन इतना बड़ा इशू है कि उसका यूएनओ का वर्किंग ग्रुप जो है वो पाकिस्तान आ गया है परसों? तो आपको नहीं लगता कि कोई लॉन्ग मार्च, कुछ इस तरह की तहरीकें जो है वो वाज़े तौर पर चलनी चाहिए ताकि हालात जो है वो बिल्कुल सेटल हो जाएं?
नहीं, आप देखें कभी पीछे हमारा जो है बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारी ख़वातीन भी बहुत दफ़ा निकली हैं मिसिंग पर्सनस के लिए, और जिस वक्त भी जब भी हमारा कोई पॉलिटिकल गैदरिंग होती है तो उसमें इसका जिक्र ज़रूर होता है। ये बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी बात है और हम बिल्कुल इस चीज़ को समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और जिन लोगों के बिछड़ जाते हैं उनसे लोग, वो तो ये उनकी बहुत ही मकसद अफसोसनाक चीज़ है जो ये कभी कहीं किसी मुल्क में नहीं होती, जो हमारे मुल्क में हो रही है कि हमारे अपने लोगों को ही उठा के उन पर सौदाबाजी हो रही है। तो ये तो देखें, स्टेट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन सब कामों के लिए। अच्छा, तो स्टेट का तो आवाई बिखरा पड़ा है, ठीक है, वो तो संभाले नहीं संभल रहा, ठीक है, तो वो क्या, अब हम तो बाहर बैठे हुए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि यूएनओ को जो आया है, वर्किंग ग्रुप जो आया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये मामला सारे अदालत में हैं, तो ये अदालत में ही चलेंगे, तो इसलिए उन्होंने नहीं माना। हालांकि वजारत ख़ारजा ने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस साहब से कि आप मुलाकात भी कर लें, तईद भी की थी इस बात की। तो इमरान खान साहब से वो अगर वर्किंग ग्रुप मिलना चाहे तो खान साहब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये जो चीफ जस्टिस ने इनकार किया है ये तो बिल्कुल मुनासिब बात है, बिकॉज जब आप कोर्ट के अंदर कोई केस होता है तो आप किसी भी प्रेशर ग्रुप को या किसी को जो है वो उनका मिलना नहीं बनता, ठीक। लेकिन खान साहब से अगर वो मुलाकात करना चाहेंगे तो बिल्कुल ज़रूर करेंगे। अच्छा, वो वर्किंग ग्रुप जिन जिन लोगों से भी मिल रहा है ना, तो वो खुल के पाकिस्तान की एजेंसियों के खिलाफ बात कर रहे हैं और बयान देते हैं। अब खान साहब से भी आपने कहा वो मिलेंगे, इसके बाद वो रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, पूरी दुनिया में जागनसाई होगी उस रिपोर्ट के बाद, तो अपनी एजेंसियों का, अपनी अस्करी इदारों का जो है वो तमस्खर उड़ाया जाएगा पूरी दुनिया में। तो इस वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? सबसे पहले तो ये सवाल। देखिए जी, पाकिस्तान ग्रुप आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, एक मिशन लेकर वो आए। और जहाँ तक आप बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया जाता है बाद में, तो पाकिस्तान का तमस्खर तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सी चीज़ों पे उड़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी इस वक्त मेरा ख्याल में हमारी कौम की बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के बारे में हमारा अपना जब मीडिया में बात होती है तो अक्सर मैं ये बात सुनती हूँ कि लोग पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान बचेगा? इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि एक इतनी बड़ी मकसद है कि आपके पास खुदा ने आपको तोहफा दिया है पाकिस्तान की सूरत में, जिसको हम संभाल ना चाह रहे और नहीं संभाल सक रहे क्योंकि गलत किस्म के अज़ाइम लेके लोग ऊपर बैठे हुए। तो इससे बड़ी क्या ट्रेजेडी होगी कि आज ये पूछा जाता है सवाल कि क्या पाकिस्तान बचेगा? तो ये बाहर जो तमस्खर उड़ रहे हैं, ये अपने हमारे जो हुक्मरान लोग बैठे हैं, ये तो हम तो पाकिस्तानियों को तो आदत पड़ गई है कि तमस्खर उड़ता है इन लोगों का। अच्छा, तो फिर इस तमस्खर से निकालने के लिए पाकिस्तान जिस गिरदाब में फंसा हुआ है वहाँ से निकालने के लिए बलूचिस्तान के मसाइल हैं, मुल्क भर में अनारकी है और ये आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बलूचिस्तान का मसला भी जा रहा है, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या पॉलिसी है आप लोगों की? देखिए जी, हमारी पॉलिसीज़ बहुत क्लियर हैं। हमारी पॉलिसीज़ जो है वो आपने देख भी लिया होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी भी हमने दी। अच्छा, इकोनॉमिक्स पॉलिसी पे भी बात आपसे मैं करना थी, वो तो कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बहुत सारी उसकी शिक्स ऐसी हैं कि आप बजट लेंगे कहाँ से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कोई किसी चीज़ के मुतालिक आप नुक्स निकालना चाहें तो वो तो आप परफेक्शन में भी कोई ना कोई नुक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वैसे है तो बहुत एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट जिसके ऊपर मेरा ख्याल में हमारे जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे, ठीक है। पर मैं इसमें सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूँगी कि प्रोग्राम्स जो हैं, मैनिफेस्टोज जो हैं पार्टीज़ के, सबके तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल ठीक है, कि हम अच्छा करेंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कभी नहीं होती, ठीक है। जो स्पिरिट जो है पीछे जो होती है कि हाँ ये अगर हमने कहा है तो हम ये करेंगे, ठीक है। हम इस चीज़ के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है हमें, और हम इस चीज़ पे बहुत एक अभी मकसद है जो हमें ये फीलिंग होती है कि येस वी कैन डू इट, ठीक है। हमारे जो लीडरशिप है वो डिलीवर करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ जब जहन में होती है ना तो तुम मुश्किल से मुश्किल काम जब लिख के प्रोग्राम देते हो तो तुम उसको कर भी सकते हो, ठीक है। अगर आपके पहले से ही अज़ाइम ऐसे हों कि चलो भी पेपर वर्क तो कर लिया, जब होगा तब देखी जाएगी, तो ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से लोग कहते हैं कि जी आपने जो बात की है, आपने जो प्रोग्राम दिए हैं, आप कैसे करेंगे, ठीक। पाकिस्तान के हालात हो, और मैं आपको बताऊं कि ये हकीकत है कि इतने हालात ख़राब हैं कि मेरा ख्याल में अगर हुकूमत में जो भी हुकूमत बनाते हैं, जो आते हैं इस वक्त, स्पेशली हम जब इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम है कि वापस पाकिस्तान को सही रास्ते पे उसका मकसद कॉन्फिडेंस लोगों में मेंटेन करना बहुत अपील टास्क है, ठीक है।
ठीक, लेकिन नियत होनी चाहिए। दूसरा अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ भी वही हिस्ट्री दोहराई जा सकती है जो मियां अजहर साहब के साथ दोहराई गई, और मुक़्तदर क़ुव्वतों ने अजहर साहब को साइड पे करवा दिया और पार्टी कोई और हाईजैक करके ले गया। तो इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? तो ऐसी सूरत हाल अगर बन गई तो फिर क्या होगा? देखिए, आप जब बात करें मियां अजहर की, वक्त का बहुत बड़ा एक रोल होता है। आज पाकिस्तान में वक्त बहुत फ़र्क आ गया। आज पाकिस्तान में आपका जो मीडिया है उसने पाकिस्तानियों की सोच, पाकिस्तानियों को इतना होशियार और इतना उनको मकसद जो हालात हो रहे हैं उससे बाखबर कर दी है कि अब वक्त बहुत बदल गया। आज वो चीज़ जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है जो इतने साल पहले थी। अब जो है मैं समझती हूँ द पावर ऑफ पीपल, लोगों की जो कौम की जो ताकत है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। जिसके पीछे मीडिया खड़ा है। ठीक है। अब वो वक्त जो है, वो बातें जो हैं वो आज के ज़माने में एप्लीकेबल ही नहीं है बिल्कुल। और खान साहब का जो आप एक ग्राफ तहरीक इंसाफ का आप देख रहे हैं जो कि आपकी सर्वेज में भी आया हुआ है, वो एक हकीकत है। लोग जो हैं वो अब चेंज चाहते हैं कि ये उन्होंने देख लिया कि अब ये इन हालात के अंदर पुराने लोगों को दोबारा वो आजमाने की अब उनमें सकत ही नहीं रह गई। अच्छा, खान साहब ने बहुत सारी गलतियां भी की हैं सियासत में, जिनमें सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने शेख रशीद साहब के साथ जो कंबाइन जलसा किया और लोगों को तासुर ये मिला है कि शायद आपका शेख रशीद साहब के साथ कोई इल्हाक हो गया। तो इस तरह करना चाहिए था, इससे तो अच्छा खासा तनकीद का भी सामना करना पड़ा आपकी पार्टी को। तो इस तरह के डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं अगर पॉपुलरिटी का ग्राफ इतना बड़ा है तो? नहीं, ये देखें, शेख रशीद का जलसा जो था, आप देख रहे हैं कि वो मीडिया में आते हैं, बहुत दबंग तरीके से बात करते हैं और आम आदमी की बात करते हैं, और वो ऐसी बात करते हैं जो कि मैं आपको सच्ची बताऊं कि दिल को लगती है कि उनकी एक वो सोच है और बड़ी उनकी एक मकसद दिलेरी से वो बात करते हैं। जी बिल्कुल। लाल मस्जिद के ऑपरेशन में भी जब वो बातें किया करते थे तो वो सारी दिल को लगती थी। वो तो खैर वो तो एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ हमारे मुल्क के अंदर, और बहुत से ऐसे मकसद हुए, वाक़े हुए जो मकसद अब हमारी सोच उस वक्त खैर हमने तो तब भी कंडेम किया। अच्छा, वैसे आपस की बात है कि जितने भी मुशर्रफ के बहुत करीबी लोग थे ना, वो आपकी मेन क़यादत में आप नज़र आते हैं। यहाँ आप लोग उनके साथ इल्हाक कर रहे हैं, यहाँ उनके साथ मिल रहे हैं, मुलाकातें बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में और कोई बंदा नहीं है जो सियासत कर सके, लीड कर सके, आपका नज़रिया, आइडियोलॉजी और जस्टिस प्रमोट किया जा सके माशरे में। देखिए, पोलिटिकल पार्टी के अंदर हर किस्म के लोग आते हैं। अच्छा। ये पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। ठीक है। ये तो नहीं है ना कि कोई कहे जी हम ज्वाइन करना चाहते हो, हम कहें नहीं जी आपने ज्वाइन नहीं करना। अच्छा। बात उस वक्त आती है जिस वक्त आप अपने नुमाइंदे चुन रहे होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। जिस वक्त आपका हमारा जब इलेक्शन का टाइम आएगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, वो भी हमारा 3 लेवल्स पे बन रहा है। मैं भी आपको ये भी बताती जाऊँ कि हमारा 3 लेवल्स पे पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा। रीजनल लेवल पे बनेगा, प्रोविंशियल पे बनेगा और फिर फेडरल लेवल पे बनेगा। ये पूरी तीनों लेवल सेंट्रल लेवल के ऊपर जो बनेगा वो फिर एक किस्म का वो जिसको कहते हैं ना फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो। सही। एंड बाय द एंड ऑफ जो हमारा फैसला होगा उसमें यकीनन जो है इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो हमारी नुमाइंदगी सही कर सकेगा और जो डिलीवर कर सकेगा। जी, हमारे साथ लाइव कॉलर एक शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपना टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। कर दिया भाईजान, कर दिया। जी फरमाइए, आप फरमाइए। मैं सलोनी मैम से बात करना चाह रहा हूँ, भावलपुर से, जाम सादत। जी फरमाइए। सलोनी मैम, ये आपको याद होगा कि 21 मार्च को नवाब में शादी कर 40 में हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया और आई थिंक आप भी वहीं थी। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जिस तरह जा रहा है और जिस तरह हम डिले में जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ढेर सारा नुकसान हो रहा है कि हम अगर इसको ऑर्गेनाइज नहीं। ये डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही थी जिसकी वजह से इनकी कॉल हमें काटना पड़ी। मैं इनकी बात समझ गई हूँ कि वो असल में बात ये है कि जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद पार्टी के अभी पीछे रिसेंटली हमने सारे ओहदे डिज़ोल्व कर दिए थे, प्रोविंशियल लेवल पे सारे ओहदे डिज़ोल्व कर दिए थे। ठीक है। उसकी वजह से जो है एक वो जो यूनिफॉर्म किस्म का सिस्टम होता है ना पार्टी के अंदर, उसका ज़रा थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। तो वो जो नए आए हुए लोग हैं वो ज़रा थोड़े परेशान हैं इस बात पे कि जो जिस तरह एक चैनलाइज्ड तरीके से
पार्टी को जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे या रीजनल या जिस भी सतह पे यूसी लेवल पे वो जिस तरह एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है, वो आजकल वो नहीं वो सिलसिला हो रहा। लेकिन जिस तरह इलेक्शंस होंगी ये बिल्कुल जो है ना ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सारा, थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा सलोनी साहिबा कि बलूचिस्तान के इशू पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एक कोयटा में जलसा रख दिया और आपने देखा कि वहाँ हालात जो है इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कुछ रोज़ पहले 9 सितंबर को भी वहाँ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से की गई है। आप लोगों की पॉपुलरिटी का ग्राफ अगर बकौल आपके बढ़ रहा है और लोग आपकी पजीराई भी दे रहे हैं, तो आप लोगों को तो लॉन्ग मार्चेस करने चाहिए बलूचिस्तान की हमायत के लिए और हुकूमत पे इतना प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए कि हुकूमत जाके वहाँ बैठ जाए और मसाइल हल करके उठे। तो आपकी जानिब से बिल्कुल खामोशी है, क्या वजह? देखिए जी, मैं आपको बताऊं बलूचिस्तान के बारे में बड़ी ये जो है ना मैं समझती हूँ कि फ़ख्र की बात है कि वहाँ जाके पीटीआई ने जलसा किया जहाँ कोई जमात जाके जलसा नहीं कर सकती। ठीक है। और वहाँ जो पॉपुलैरिटी थी वो वहीं से तहरीक इंसाफ की जाहिर हो गई थी सबके सामने कि बलूचिस्तान में अगर कोई जाके बात कर सकता है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ कर सकती है। ठीक है। बात ये कि तहरीक इंसाफ जो है फ़िलहाल कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ठीक। ये हुकूमती इक़दाम होते हैं जब आप किसी भी प्रोविंस में कोई भी डिस्टर्बेंस या किसी किस्म का परेशानी हो या जो भी वहाँ जो हालात हैं, ये हुकूमत की वो एक जिम्मेवारी है कि वो उसको कैसे सॉल्व करती है। ठीक है। इनको क्या समझ नहीं है इस बात की कि इलेक्शन सर पर आए हुए हैं, इन्होंने वहाँ जाके हालात बेहतर करने, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हालात बेहतर करने। अब तो बलूचिस्तान जो है वो तो एक ट्रबल्ड एरिया है ही। अब कौन सा प्रोविंस है जो ट्रबल्ड एरिया नहीं रह गया? आपका क्या ख्याल है? पंजाब इज नॉट ट्रबल्ड एरिया? नहीं बुखारी साहब, इसमें क्या पंजाब में कहाँ कराची देख लें, पंजाब में सिंध में कहाँ सेपरेट तहरीकें चल रही हैं? बलूचिस्तान का तो इशू ही और है। बलूचिस्तान का यहाँ तो हल्की फुल्की टारगेट बलूचिस्तान का इशू इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इन लोगों ने कभी इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी थी। ठीक है। इन्होंने बलोचियों को जितना निगलेक्ट किया हुआ था, मकसद है आप उनसे, बलूचिस्तान इज द रिचेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान। ठीक है। और सबसे कम आबादी है। ठीक है। वहाँ जो है ये इतना आसान था इनका वहाँ उस प्रोविंस को खुशहाल ये बनाते कि वहाँ इतनी पेनिट्रेशन कर देते ये अपना हर किस्म के वसाइल की कि आज बलूचिस्तान एक ताकत बना होता, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना होता। ठीक। तो ये तो इन्होंने इतना सालों से ये इशू निगलेक्ट किया है कि आज वो जो है इनके हाथों से निकला हुआ है। आज वो लोग हुकूमत के या अब फॉर दैट मैटर ऑपोजिशन में भी जो बैठे हुए हैं नून लीग वाले, वो बिल्कुल इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरा देखें, आपने अक्सर देखा होगा, आप पार्टी के वर्कर भी हैं, कि खान साहब जो है वो नून लीग पे तनकीद करते नजर आते हैं, मसाइल सारे फेडरल से ख़राब है। तो आप लोगों को क्या कुछ आइडिया हो गया है कि शायद कुछ पंजाब से सीटें मिलने वाली हैं तो इन लोगों को तनकीद करो ताकि पब्लिक आपके साथ मिल जाए? आप फेडरल को तो तंग नहीं करते, पीपल्स पार्टी, और आप इसी तरह ही जिस तरह हम प्याला हमने वाला, कहीं मुझे बता दें कि खान साहब ने खुल के तनकीद की हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ पे, और फेडरल से पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनके अंडर है सारा कुछ, ये तो सिर्फ पंजाब में बैठे हैं। तो क्या वजूहत है कि आप फ़कत नून लीग पे तनकीद करते नजर आते हैं? ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये सवाल कर लिया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप नून लीग के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं जी जी, और पीपल्स पार्टी पे नहीं करते। मुझे आप ये बताएं, आज पीपल्स पार्टी किस वजह से, किस तरह स्ट्रेंथन हुई है? आपकी 4 साल 4.5 साल गुजरने वाले हैं, आप मुझे बताएं, आपने ये जो साल पीछे गुजरे हैं, आपने कोई ऑपोजिशन देखी? ठीक है। कहीं आपको ऑपोजिशन नजर आई? अच्छा, यहाँ मैं आपसे जिस वक्त, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल करने दीजिएगा, आई एम सॉरी, बात यह है कि जिस वक्त जरदारी साहब ओथ ले रहे थे ना, उस वक्त एक पार्टी निकली थी इस्लामाबाद में और वो तहरीक इंसाफ निकली। ठीक है। हम ये समझते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी की जो एक जिस तरह ये डिटेरेट हुआ है सिस्टम, इसका बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें हाथ नून लीग का है। ठीक है। अगर नून लीग, देखिए आप पंजाब में हुकूमत करें। अच्छा, मुझे इधर सवाल एक प्रोग्राम का टाइम आखिरी सेकंड में जा रहा है, सवाल फकत इतना है आप कि 88 में बेनज़ीर साहिबा आई तो गुलाम शाह खान ने उनकी असम्बलियाँ तोड़ दी, नवाज शरीफ साहब आ गए। फिर नवाज शरीफ साहब ने जो जब इक़्तिदार में आए तो दोबारा नवाज शरीफ के साथ यही हुआ, बेनज़ीर साहबा ने गुलाम शाह खान का साथ दिया और असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई। फिर फारूक लगारी साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ जो किया वो भी आपके सामने, उनकी हुकूमत जाती रही। फिर 99 की हुकूमत के साथ जो मुशर्रफ साहब ने किया, पहली ये जमहूरी हुकूमत थी कि दोनों पार्टियों ने मिलकर जमहूरियत डीरेल नहीं होने दी। आप इसे फ्रेंडली अपोजिशन का नाम देती हैं, आप ये चाहती हैं कि ये भी साथ लपेटी जाती और तीसरी कुव्वत आ जाती। देखिए, मैं ये समझती हूँ
कि ये हुकूमत डिरेल नहीं हुई, लेकिन कौम डिरेल हो गई। अच्छा, बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सलोनी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इन्हीं की बात को मैं सेकंड करूंगा कि जमहूरियत तो बिल्कुल बचाई रखी, लेकिन कौम का वो मोराल जो है वो नज़र नहीं आता। और ये भी तवक्को करते हैं बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक लोग जितने भी हैं कि अगर जमहूरियत हम संभाले रखेंगे तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि करप्शन के जितने भी चार्जेस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो ही जमहूरियत प्रीवेल करेगी, पाकिस्तान एक नेशन बनकर जो है वो सामने आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।